जय हिंद दोस्तों, स्वागत है दी एके स्टडी में। आज हम भारतीय संविधान की आत्मा, उसकी कुंजी यानी प्रस्तावना को बहुत गहराई से समझने वाले हैं। हाँ, ये एक ऐसा टॉपिक है जो सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, बल्कि मुझे लगता है हर भारतीय को पता होना चाहिए। बिल्कुल सही। तो आज हम स्लाइड बाय स्लाइड चलेंगे और प्रस्तावना के हर शब्द, हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहली स्लाइड देखते हैं। देखो, इस स्लाइड पर जो 3D विजुअल है वो कितना शानदार है। एक पुरानी किताब है जिस पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा है और उसमें से एक डिजिटल चाबी निकल रही है। और साथ में जज का हथौड़ा और एक पंख वाली कलम भी है। हाँ, ये दिखाता है कि प्रस्तावना ही पूरे संविधान को खोलने की चाबी है। बिल्कुल। और हेडलाइन भी यही कहती है, संविधान की कुंजी प्रस्तावना। इसके मेन पॉइंट्स यही हैं कि प्रस्तावना एक तरह से संविधान का इंट्रोडक्शन है, उसकी भूमिका है। इसे संविधान का परिचय पत्र, मतलब आइडेंटिटी कार्ड भी तो कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये हमें बताती है कि संविधान का उद्देश्य क्या है, उसके आदर्श क्या हैं। बेसिकली ये पूरे संविधान की एक समरी है। मेरा एक सवाल है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी ने सिर्फ प्रस्तावना को अच्छे से समझ लिया तो उसे पूरे संविधान का एक मोटा-मोटा अंदाजा लग जाएगा? हाँ, काफी हद तक बिल्कुल कह सकते हैं। अच्छा। और देखो, यहीं पर एक एग्जाम अलर्ट बॉक्स भी है। इसमें साफ साफ लिखा है कि N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। ये नाम और ये कोट दोनों ही परीक्षाओं में सीधे पूछे जाते हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड का विजुअल तो बहुत कलात्मक है। एक तरफ पुरानी जन्मपत्री जैसा कागज है, दूरबीन है और दूसरी तरफ एक चमकता हुआ क्रिस्टल का दिल। हाँ, ये विद्वानों के अलग अलग नजरिए को दिखाता है। हेडलाइन है, विद्वानों की राय, जन्मपत्री और आत्मा। अच्छा। तो इसमें बताया गया है कि K.M. मुंशी ने इसे राजनीतिक जन्मपत्री कहा, मतलब पॉलिटिकल हॉरोस्कोप। ओके। जबकि ठाकुरदास भार्गव ने इसे संविधान की आत्मा, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन माना। ये अलग-अलग उपमाएं इसे और यादगार बना देती हैं। बिल्कुल। यहाँ एक दुविधा है। एग्जाम अलर्ट बॉक्स में डॉक्टर अंबेडकर का भी जिक्र है और जहाँ तक मुझे याद है उन्होंने तो अनुच्छेद 32 को आत्मा कहा था। तो क्या संविधान की आत्मा को लेकर दो अलग-अलग विचार हैं? बहुत अच्छा सवाल है और यही तो एग्जाम अलर्ट का कमाल है। देखो, बॉक्स में साफ लिखा है, डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को आत्मा कहा था, लेकिन ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को आत्मा कहा। परीक्षा में ये कंफ्यूजन पैदा करने के लिए ही पूछा जाता है, इसलिए ये अंतर याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। हाँ। इस स्लाइड में देखो, बीच में एक ग्लोब है और उस पर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से लाइनें आकर भारत के ऊपर एक दस्तावेज पर मिल रही हैं। हाँ, और उस दस्तावेज पर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लिखा है। ये विचारों के संगम को दिखाता है। बिल्कुल। हेडलाइन भी यही है, विचार अमेरिका से, भाषा ऑस्ट्रेलिया से। तो पॉइंट्स ये हैं, पहला, प्रस्तावना का जो आइडिया है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ओके। दूसरा, प्रस्तावना की जो भाषा है, लैंग्वेज, वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। और तीसरा, इसका आधार नेहरू द्वारा पेश किया गया उद्देश्य प्रस्ताव था, जो 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। तो मतलब हमने दुनिया के बेहतरीन संविधानों से प्रेरणा ली है। हाँ। मेरा एक सवाल है, अगर विचार अमेरिका से और भाषा ऑस्ट्रेलिया से है, तो फिर नेहरू जी के उद्देश्य प्रस्ताव को इसका आधार क्यों माना जाता है? बहुत बढ़िया सवाल। देखो, उद्देश्य प्रस्ताव ने वो ढांचा और वो आदर्श तय किए थे जिन्हें प्रस्तावना में शामिल किया गया। मतलब प्रेरणा बाहरी हो सकती है, पर जो आत्मा थी, जो कोर आइडिया था, वो तो भारतीय ही था। समझ गई। बॉक्स में एक बहुत जरूरी फैक्ट है, अमेरिका विश्व का पहला देश था जिसने लिखित संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया। ये फैक्ट अक्सर पूछा जाता है। अगली स्लाइड पर आते हैं। इस स्लाइड में 3D कैलेंडर ब्लॉक्स हैं जिन पर तारीखें लिखी हैं, 17 अक्टूबर 1949, 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950। हाँ, ये समय की एक यात्रा को दर्शा रहा है। बिल्कुल। हेडलाइन है, कब स्वीकार किया और कब लागू हुआ। इसमें 4 मुख्य बातें हैं। पहली, 17 अक्टूबर 1949 जब संविधान सभा ने प्रस्तावना को स्वीकार किया। फिर 26 नवंबर 1949 जब संविधान को अपनाया गया। सही। और फिर 26 जनवरी 1950 जब भारत गणतंत्र बना और प्रस्तावना पूरी तरह से लागू हुई। इन तारीखों में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत ज्यादा। हाँ, मेरा भी यही सवाल है। स्वीकार करना, अपनाना और पूर्णतः लागू होना, इन तीनों में क्या बारीक अंतर है? देखो, स्वीकार करना मतलब
ड्राफ्ट को मंजूरी देना। अपनाना मतलब पूरे संविधान को ऑफिशियली एक्सेप्ट करना। और पूर्णतः लागू होना। पूर्णतः लागू होना मतलब जब पूरा देश उस विधान के तहत चलने लगा। अच्छा। और सबसे जरूरी बात, एग्जाम अलर्ट बॉक्स को देखो। 26 नवंबर को हम संविधान दिवस कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाते हैं। ये तारीख बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। वाह, इस स्लाइड का विजुअल बहुत शक्तिशाली है। बीच में अशोक स्तंभ चमक रहा है और उसके चारों ओर भारत की जनता उसे घेरे हुए है, जैसे सारी शक्ति वहीं से आ रही हो। बिल्कुल, और हेडलाइन भी यही है, शक्ति का स्रोत हम भारत के लोग। प्रस्तावना की शुरुआत ही इन शब्दों से होती है, हम भारत के लोग। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि भारत में संप्रभुता मतलब सोवरेनिटी जनता में है। संविधान का निर्माण किसी बाहरी शक्ति ने नहीं, बल्कि भारत की जनता ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से किया है। और ये भी कि तत्कालीन 121 करोड़ भारतीयों ने इन नियमों को स्वीकार किया था। सही, बेहतरीन सवाल। इसका मतलब है कि जनता अपनी शक्ति का प्रयोग संविधान के माध्यम से करती है। संविधान वो दस्तावेज है जो जनता की शक्ति को दिशा और नियम देता है। ओके। इसीलिए एग्जाम अलर्ट बॉक्स में साफ लिखा है, भारत में कानूनी संप्रभुता संविधान में है, लेकिन वास्तविक शक्ति जनता के पास है। ये एक बहुत गहरा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब अगले कीवर्ड पर चलते हैं। देखो, इस स्लाइड पर एक सुनहरी ढाल है जिस पर भारत का नक्शा है और वो टूटी हुई जंजीरों से आजाद है। हाँ, ये पूरी तरह से स्वतंत्रता का प्रतीक है। बिल्कुल। हेडलाइन है, संप्रभुता स्वयं का प्रभु। इसका मतलब है कि भारत अपने आंतरिक मतलब इंटरनल और बाहरी मतलब एक्सटर्नल निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। हम पर किसी विदेशी राष्ट्र का कोई दबाव नहीं है। कोई दबाव नहीं। संप्रभु का अर्थ ही है स्वयं का प्रभु। हम अपनी विदेश नीति खुद तय करते हैं। तो फिर मेरे एक सवाल है, हम राष्ट्रमंडल मतलब कॉमनवेल्थ के सदस्य हैं, जिसका प्रमुख आज भी ब्रिटिश क्राउन है। क्या ये हमारी संप्रभुता को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करता? ये एक बहुत ही आम संदेह है और इसका जवाब एग्जाम अलर्ट बॉक्स में दिया गया है। भारत का राष्ट्रमंडल का सदस्य होना उसकी संप्रभुता को कम नहीं करता। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सदस्यता स्वैच्छिक है, वॉलंटरी है और किसी भी तरह से हमारे निर्णयों पर बाध्यकारी मतलब बाइंडिंग नहीं है। अब अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। इस स्लाइड में एक तराजू है जिसके एक पलड़े में सिक्के हैं और दूसरे में घर, अनाज और स्वास्थ्य का प्रतीक। हाँ, ये आर्थिक और सामाजिक संतुलन को दर्शा रहा है। बिल्कुल। हेडलाइन है, समाजवादी 42वां संशोधन 1976। इससे पता चलता है कि ये शब्द मूल संविधान में नहीं था। इसे बाद में जोड़ा गया। हाँ, इसे इंदिरा गांधी सरकार द्वारा 1976 में जोड़ा गया। भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों में विश्वास रखता है। और इसका उद्देश्य गरीबी, बीमारी और अवसर की असमानता को समाप्त करना है। सही। और ये साम्यवाद मतलब कम्युनिज्म से अलग है। हम लोकतांत्रिक समाजवाद को मानते हैं। तो ये लोकतांत्रिक समाजवाद और साम्यवाद में मुख्य अंतर क्या है? देखो, मुख्य अंतर ये है कि साम्यवाद में उत्पादन के सभी साधनों पर राज्य का पूरा नियंत्रण होता है और वो अक्सर एक दलीय शासन प्रणाली होती है, जबकि लोकतांत्रिक समाजवाद में लोकतंत्र, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मिश्रित अर्थव्यवस्था बनी रहती है। अब एग्जाम अलर्ट बॉक्स देखो, ये और भी स्पष्ट करता है। भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिलाजुला रूप है, जो गांधीवाद की ओर ज्यादा झुका है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में एक गोल मंच पर सभी धर्मों के प्रतीक चिन्ह चमक रहे हैं, ओम, क्रॉस, चांद, तारा। और ऊपर एक सफेद कबूतर उड़ रहा है। हाँ, ये सर्वधर्म समभाव का बहुत सुंदर चित्रण है। बिल्कुल। हेडलाइन है, पंथ निरपेक्ष सर्वधर्म समभाव। ये शब्द भी 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। इसमें कहा गया है कि भारत में राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, सभी धर्म समान हैं। हाँ, और ये पश्चिमी मॉडल के विपरीत है, जहां राज्य और धर्म का पूर्ण अलगाव होता है। भारत सभी धर्मों को साथ लेके चलता है। मेरा एक सवाल है, पूर्ण अलगाव और सभी धर्मों को साथ लेकर चलना, इन दोनों मॉडल में व्यवहारिक अंतर क्या है? कोई उदाहरण? बिल्कुल। पश्चिमी मॉडल में राज्य किसी भी धार्मिक मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, जबकि भारत में राज्य सभी धर्मों को बढ़ावा दे सकता है, जैसे हज सब्सिडी देना या अमरनाथ यात्रा का प्रबंधन करना। अच्छा। अब एग्जाम अलर्ट देखो।
एसआर बोम्मई मामले 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने पंथ निरपेक्षता को मूल ढांचा माना, मतलब इसे संविधान से हटाया नहीं जा सकता। अगली स्लाइड पर आते हैं। यहाँ का विजुअल तो बहुत सीधा और स्पष्ट है। एक हाथ बैलेट बॉक्स में वोट डाल रहा है और पीछे संसद भवन है। हाँ, ये सीधे सीधे चुनावी प्रक्रिया को दिखा रहा है। बिल्कुल। हेडलाइन है लोकतांत्रिक, जनता का शासन। लोकतंत्र मतलब डेमोक्रेसी शब्द डेमोस और क्रातिया से बना है। डेमोस मतलब जनता और क्रातिया मतलब शासन। सही। भारत में अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट लोकतंत्र है, जहां हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। इसे प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र कहते हैं। और इसके आधार हैं चुनाव, कानून का राज और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। एक सवाल है, भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्यों है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र कैसा होता है और वो हमारे देश में संभव क्यों नहीं है? देखो, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग सीधे कानून बनाने में भाग लेते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड के कुछ हिस्सों में होता है। भारत जैसे विशाल और विविध आबादी वाले देश के लिए ये अव्यवहारिक है, मतलब इम्प्रैक्टिकल है। हाँ, इम्प्रैक्टिकल है। इसलिए हम अपने प्रतिनिधि चुनकर उनके माध्यम से शासन करते हैं। और देखो, एग्जाम अलर्ट बॉक्स में एक तुलना की गई है। अमेरिका में भी लोकतंत्र है, लेकिन वहां अध्यक्षीय प्रणाली है, भारत में संसदीय है। ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। चलिए अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में एक तरफ राजा का ताज पत्थर पर रखा है और दूसरी तरफ अशोक स्तंभ और वोट लिखा हुआ एक दस्तावेज है। ये राजशाही के अंत और जनता के शासन की शुरुआत का प्रतीक है। बिल्कुल। हेडलाइन है गणतंत्र, वंशानुगत शासन का अंत। गणतंत्र मतलब रिपब्लिक का अर्थ है कि देश का प्रमुख जो कि राष्ट्रपति हैं, वो चुने हुए होंगे, वंशानुगत नहीं। जैसे ब्रिटेन में होता है। हाँ, ब्रिटेन लोकतंत्र है पर गणतंत्र नहीं, क्योंकि वहां राजा या रानी प्रमुख हैं। भारत में राष्ट्रपति 5 साल के लिए अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। एक सवाल मन में आ रहा है, ब्रिटेन लोकतंत्र है पर गणतंत्र नहीं। इसका मतलब वहां प्रधानमंत्री तो चुने जाते हैं, लेकिन राष्ट्र का सर्वोच्च पद वंशानुगत है। बिल्कुल सही समझे। वहां सरकार का प्रमुख प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है, लेकिन राष्ट्र का प्रमुख हेड ऑफ स्टेट वंशानुगत होता है। यही मुख्य अंतर है। हाँ, अब एग्जाम अलर्ट बॉक्स देखो। भारत 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बना, इसीलिए हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अब अगली स्लाइड पर आते हैं। ठीक है। इस स्लाइड में 3 स्तंभ हैं जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को दर्शा रहे हैं, और इन पर एक जज का हथौड़ा रखा है। यह दिखाता है कि न्याय इन तीनों स्तंभों पर टिका है। बिल्कुल। हेडलाइन है न्याय, जस्टिस। 3 प्रकार। पहला है सामाजिक न्याय, जाति, रंग, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं। दूसरा आर्थिक न्याय, मतलब संपदा का समान वितरण, अमीर गरीब की खाई कम करना। और तीसरा राजनीतिक न्याय। हाँ, हर नागरिक को वोट देने और चुनाव लड़ने का समान अधिकार। और ये आदर्श रूसी क्रांति से लिए गए हैं। मेरा एक सवाल है, ये जो क्रम है, पहले सामाजिक, फिर आर्थिक और अंत में राजनीतिक न्याय, क्या इस क्रम का कोई विशेष महत्व है? हाँ, बहुत गहरा महत्व है। हमारे संविधान निर्माताओं का मानना था कि जब तक समाज में भेदभाव हैं और आर्थिक असमानता है, तब तक राजनीतिक न्याय का कोई अर्थ नहीं है। सही बात है। इसीलिए एग्जाम अलर्ट बॉक्स में साफ लिखा है, क्रम याद रखें, पहले सामाजिक, फिर आर्थिक और अंत में राजनीतिक न्याय। चलो अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड का विजुअल बहुत खूबसूरत है। एक सुनहरा पिंजरा खुला है और उसमें से पंछी आजाद होकर उड़ रहे हैं। और नीचे फ्रांस का झंडा है। हाँ, ये आजादी का प्रतीक है। हेडलाइन है स्वतंत्रता, लिबर्टी। 5 प्रकार। ये हैं विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की आजादी। और ये शब्द फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित हैं। ये स्वतंत्रताएं किसी भी लोकतंत्र की नींव होती हैं। बिल्कुल। यहाँ एक छोटा सा कंफ्यूजन है। प्रस्तावना में लिबर्टी शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 19 में फ्रीडम शब्द का प्रयोग होता है। क्या इन दोनों में कोई अंतर है? बहुत ही सूक्ष्म और महत्वपूर्ण सवाल पूछा। लिबर्टी एक व्यापक अवधारणा है, एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। अच्छा। हाँ, ये मनमाने शासन से मुक्ति की बात करती है, जबकि फ्रीडम कुछ विशिष्ट अधिकारों को बताता है, जैसे बोलने की आजादी। और तुम्हारा ये सवाल सीधे एग्जाम अलर्ट बॉक्स से जुड़ा है, जिसमें लिखा है प्रस्तावना में लिबर्टी शब्द है, जबकि आर्टिकल 19 में फ्रीडम शब्द का प्रयोग है। अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। ओके। देखो, इस स्लाइड के केंद्र में भारत का नक्शा है और उसे चारों ओर से लोगों ने हाथ पकड़कर घेर रखा है। हाँ, ये एकता और भाईचारे को दिखाता है। बिल्कुल। हेडलाइन है
समता और बंधुत्व। तो समता मतलब इक्वालिटी, है प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, ये 2 प्रकार की है। और बंधुत्व जुड़ाव का क्या मतलब है? जरूर, एकता दिलों का जुड़ाव है, हम सब एक हैं की भावना। और अखंडता? अखंडता जमीन का जुड़ाव है कि देश का कोई भी हिस्सा उससे अलग नहीं हो सकता। समझ गई। और देखो, एग्जाम अलर्ट बॉक्स में बताया गया है कि अखंडता शब्द 42 संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। चलिए अब इस महत्वपूर्ण सवाल पर आते हैं। इस स्लाइड में एक जज की मेज पर 2 किताबें हैं। एक पर बिरुबारी 1960 लिखा है और रिजेक्टेड की मुहर है, और दूसरी पर केशवानंदा 1973 लिखा है और सही का निशान है। ये सुप्रीम कोर्ट के बदलते फैसलों को दर्शा रहा है। उलट दिया और कहा कि ये संविधान का अभिन्न अंग है, एन इंटेग्रल पार्ट। और ये भी कहा कि संसद इसमें संशोधन कर सकती है पर मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। सही। मेरा एक सवाल है, ये मूल ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, इसकी परिभाषा क्या है और इसे कौन तय करता है? मूल ढांचे की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। ये समय समय पर सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णयों द्वारा तय करता है। अच्छा। इसमें लोकतंत्र, पंथ निरपेक्षता, कानून का शासन जैसी चीजें शामिल हैं। और इस स्लाइड का एग्जाम अलर्ट देखो, केशवानंद भारती केस अब तक की सबसे बड़ी बेंच 13 जज वाला केस था। ये फैक्ट अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो आज हमने प्रस्तावना को बहुत ही विस्तार से समझा। हाँ, उसके हर शब्द के पीछे का इतिहास और दर्शन जाना। ये सिर्फ एक परिचय नहीं बल्कि पूरे संविधान का सार और उसकी आत्मा है। बिल्कुल। उम्मीद है आज की क्लास ने आपको एक नई दिशा दी होगी। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे मुझे आपके लिए और भी बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। आगे इसी अफर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर दोस्तों से साथ जरूर करें।